वेलकम यू ऑल। पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का जो सैम्पल पेपर है 2023 का, उसमें जो बैंकिंग, एग्रीकल्चर और फाइनेंस से रिलेटेड जो एमसीक्यूज पूछे थे वो मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ कवर करूंगा। ठीक है, तो डेट क्या है, ये मेरे पास सैम्पल पेपर है। ठीक है ना, ये पीपीसीबीएल का है। ठीक है, जिसको इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर पाकिस्तान ने उसको टेस्ट कंडक्ट करना है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, अगर देखा जाए ना, यहाँ पर अगर सिलेबस देखें तो इसमें बैंकिंग और फाइनेंस दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन देखो ये प्योर जिसने सवाल पूछा ना, ये इसने प्योर अकाउंटिंग से रिलेटेड किया है, वो सवाल पूछा है। ठीक है, तो आप जन अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई एमसीक्यूज या कोई कैलकुलेशन वाला सवाल है या कोई और थ्योरी जन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग से रिलेटेड, और इसके ऊपर मैंने पूरे सिलेबस मैंने डिटेल से मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो गाइस देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनिशियल रिटेन अर्निंग क्या है, वो 4 लाख है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैंने सवाल लिखा हुआ है वो कितना है, 4 लाख है। ठीक है, इसको मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, फिर गाइस नेक्स्ट लिखा हुआ है कि रेवेन्यू ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, वो क्या है, 10 लाख है। ठीक है ना, तो ये हम क्या लिखेंगे, ये बेसिकली क्या होगा, ये 10 लाख हो गया। हाँ, फिर नेक्स्ट गाइस वो कहते हैं कि एक्सपेंसिव ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, वो बेसिकली क्या है, वो 8 लाख है। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, वो इनकी लिख दिए हैं। फिर आगे गैस वो आगे कहते हैं कि कंट्रीब्यूटेड कैपिटल एट ईयर एंड, वो कितने हैं, 3000। मैं साथ साथ टर्मिनोलॉजीज में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, ताकि आपको बेसिक आइडिया हो जाए, क्योंकि इसमें से जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं उनके मैनेजमेंट साइंसेज का बैकग्राउंड नहीं है। और लाइबिलिटीज़ एट ईयर एंड, वो भी क्या है, कितने, 2 लाख रुपीज़ है। ठीक है, तो अब वो कह रहा है, ये आपको ऑप्शन गिवन है। ठीक है, और ये प्योरली कैलकुलेशन वाला सवाल है। वो कहते हैं कि आप एट द ईयर एंड, ठीक है ना, यानी इसने जो डेटा हमें दिया है क्या है, 30 जून 2022 के इसने डेटा हमें दिया है। ठीक है, और वो कह रहा है कि आप मुझे टोटल एसेट क्या करें, हमें फाइन करके दे दें। ठीक है, तो ये प्योर क्या है, अकाउंटिंग का रिलेटेड क्या है, वो सवाल है। गाइस इसका फार्मूला क्या है टोटल एसेट्स को कैलकुलेट करने का। ठीक है, पहले हम फार्मूले को जानते हैं। ठीक है, तो डेट सुन, जो उसका टोटल एसेट को कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो बेसिकली ये है। ठीक है ना, ये आपके पास क्या हो गया, टोटल लाइबिलिटीज़ हो गई। ठीक है, और प्लस क्या हो गया, टोटल क्या होगा आपका, ओनर्स इक्विटी। ठीक है ना, ये मैं साथ लिख देता हूँ कि ओनर्स क्या है, इक्विटी है। ठीक है, और आप अच्छा, लाइबिलिटी क्या हो जाती है, बिजनेस की जो कर्जे हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल सादा अल्फाज में बता रहा हूँ। ठीक है, मैं टेक्निकल चीज़ें नहीं बता रहा। तो ये क्या है, जो बिजनेस के ऊपर जो लाइबिलिटीज़ है, कर्जे हैं, उनको लाइबिलिटीज़ कहा जाए, या उनको डेट्स भी कहते हैं। ठीक है, जो बिजनेस ने बैंक से कोई लोन लिया हुआ है कंपनी ने, ठीक है, या उसने कोई बॉन्ड्स वगैरह इशू किए हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, बिजनेस के कर्जे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाती है ओनर्स इक्विटी को मैं यहाँ पर पढ़ा देता हूँ। ठीक है, ये क्या है, इट रिफ्लेक्ट्स द वैल्यू ऑफ द बिजनेस डेट बिलोंग्स टू ओनर। ठीक है, यानी क्या है, यानी आपकी ओनर इक्विटी को कहते हैं, इसको नेट वर्थ भी कहते हैं। ठीक है ना, यानी ये आपकी बिजनेस की वर्थ क्या करता है, या इसकी वैल्यू क्या करता है, आप बताता है। ठीक है, लेकिन कौन सी वैल्यू, जो कि ओनर से क्या करता है, वो बिलोंग करता है। अब देखो दोस्तों, एक बिजनेस के क्या हो जाते हैं, वो एसेट्स होते हैं ना। एसेट्स क्या होते हैं, वो क्या है, वो क्या कोई लोन्स लेती है। ठीक है ना, उसके थ्रू बिजनेस कोई खरीदती है ये। ठीक है, या क्या हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, या वो क्या करते हैं, ओनर से क्या करते हैं, बिजनेस क्या करते हैं, वो पैसा लेते हैं और उसके थ्रू क्या करते हैं, वो एसेट जो है ना वो खरीदते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एसेट की जो वो वैल्यू है ना, जिनके ऊपर ओनर्स का क्लेम होता है। ठीक है, ओनर इक्विटी को इस तरह भी डिफाइन किया जाता है ना, वो मल्टीपल वे से इनको डिफाइन किया जाता है कि इट इज़ द क्लेम ऑफ द ओनर्स ऑन द एसेट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो एसेट की वो वैल्यू जिनके ऊपर ओनर्स का बेसिकली क्लेम होता है, वो क्या होता है, वो ओनर्स इक्विटी कहलाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर वैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर एक एसेट क्या है, इसने 1 लाख रुपए की इसने क्या किया, वो खरीदी है कंपनी ने। ठीक है, अच्छा, 1 लाख रुपए में क्या किया, इसमें क्या किया, 30,000 रुपया किया उन्होंने, क्या किया, लोन्स के थ्रू क्या किया, उन्होंने खरीदे हैं। ठीक है, 30,000 रुपये, और जो 70,000 रुपये है ना, वो क्या किया उन्होंने, जो ओनर्स है उनसे क्या किया, पैसे जो ना उसने लिए हैं और उन्हें एसेट खरीदे हैं। ठीक है, तो ये जो 70K होगा ना, ये उनको क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या है, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ओनर्स इक्विटी है। ठीक है, यानी एसेट का वो वैल्यू जिनके ऊपर जो ना ओनर्स का जो क्लेम होता है, इस केस में 70K, जो 70,000 रुपीज़ है, उसको हम क्या कहेंगे, उनको ओनर्स इक्विटी कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी।
गाइस गाइस आ जाती हैं कि आपने ओनर्स इक्विटी में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। ये ओनर्स इक्विटी को कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इसको याद रखिएगा कि पहले क्या हो जाता है, उसके अंदर क्या हो जाता है, रिटेन्ड अर्निंग होता है, ठीक है ना। रिटेन्ड RETAINED, मैं सब फार्मूला समझा रहा हूँ, ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग होता है, ये ऐड किया जाता है, ठीक है। और फिर क्या है, उस साल का जो आपका जो है ना वो नेट इनकम है वो ऐड कर लिया जाता है, और फिर आपका जो है ना वो क्या हो जाता है, कंट्रीब्यूटेड कैपिटल होता है, ठीक है ना। कंट्रीब्यूटेड कैपिटल, ये कंट्रीब्यूटेड कैपिटल वो होता है जो कि कंपनी का जो ओनर्स है ना, उन्होंने जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया होता है कंपनी के ओनर ने, ज़ाहिर है कंपनी उनको शेयर इशू करती है ना, और उसके बदले में वो कंपनी उसे पैसे लेती है। तो उनको जो पैसे कंपनी लेती है शेयर्स के बदले में ओनर्स से, उसको कंट्रीब्यूटेड कैपिटल कहा जाता है, ठीक है। और नेट इनकम क्या हो जाती है, जो बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस जब हम क्या करते हैं उनके सेल्स में से या रेवेन्यू में से जब हम माइनस करते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाता है, खालिस मुनाफा रह जाता है, जिसको हम कहते हैं नेट इनकम कहा जाता है। बिजनेस के जितने भी एक्सपेंसेस है, चाहे वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सारे माइनस करके जो हमारे पास रह जाती है उसको नेट इनकम या उर्दू में खालिस मुनाफा कहा जाता है। अच्छा जी, मैं सब पहले कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको आगे सॉल्व करवा रहा हूँ। फिर आपका जो रिटेन अर्निंग होता है ना, देखो आपका जो नेट इनकम होता है ना, जो बिजनेस का खालिस मुनाफा होता है नेट इनकम, इसको बिजनेस क्या करती है, दो हिस्सों में डिवाइड कर लेती है। एक होता है रिटेन अर्निंग में करती है, और एक होता है डिविडेंड में वो होती है, ठीक है। डिविडेंड का पोर्शन क्या होता है, ये कंपनी क्या करती है, शेयर होल्डर में उनको डिवाइड कर लिया जाता है, ठीक है। शेयर होल्डर जिन्होंने कंपनी में शेयर लिखे होते हैं, तो नेट इनकम का वो हिस्सा जो कि शेयर होल्डर में डिवाइड किया जाता है, तकसीम कर दिया जाता है, उनको टेक्निकली उनको डिविडेंड कहा जाता है, ठीक है। और कंपनी क्या हो जाती है, कुछ जो नेट इनकम का खालिफ मुनाफे का कुछ अमाउंट क्या हो जाता है, वो अपने पास रिटेन कर ले, नाम से भी जाहिर है रिटेन करना, अपने पास रखना, ठीक है। क्योंकि इसने बिजनेस में उनको कहीं भी ज़रूरत होती है, उनको जाना काम आ सकती है, उसने बिजनेस को आगे एक्सपेंड करना होता है, या कहीं भी आगामी इमरजेंसी सिचुएशन में उनको जो ना वो काम आ सकती है, तो वो बिजनेस क्या करते हैं, अपने पास क्या करते हैं, वो उनको रिटेन कर लेती है, उनको रिटेन अर्निंग कहा जाता है, ठीक है। तो मैंने कॉन्सेप्ट भी साथ क्या किया, वो मैंने समझा दिया है, ठीक है। और वैसे जो आपका जो नेट इनकम होता है ना, ये आपकी रिटेन अर्निंग का ही पार्ट होता है, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पर आपको जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने क्या किया, वहाँ पर अलग क्या किया, मैंने उसको लिख दिया है, ठीक है। अब हम क्या, देखो सवाल में देखो इसने लिखा हुआ है इनिशियल रिटेन अर्निंग, इसका मतलब ये कि हमने क्या किया है, उसने हमें खुद ये वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो सिंपल क्या करें, हम रिटेन अर्निंग की जगह क्या करेंगे, हम 4 जो लाख रुपीज़ है वो क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे। हम क्या निकाल रहे हैं, हम ओनर इक्विटी निकाल रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ये देखो ये फार्मूले में गिवन है, देखो टोटल ओनर इक्विटी है, जैसे मैं सिंपल ओनर इक्विटी लिख रहा हूँ, ठीक है। ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसके अंदर रिटेन अर्निंग तो हमें सवाल में खुद गिवन है, वो 4 लाख रुपीज़ है। और फिर क्या नेट इनकम है, अब नेट इनकम क्या है, देखो नेट इनकम हमने कैसे कैलकुलेट करनी है, इस तरह कैलकुलेट करनी है। नेट इनकम इस तरह कैलकुलेट करते हैं, जब आप कंपनी के जो रेवेन्यूज़ है ना, रेवेन्यू में ड्यूरिंग द ईयर जितने भी इसने रेवेन्यू कैलकुलेट उन्हें कमाए हैं ना, उसमें से कंपनी में ड्यूरिंग ईयर इसने जितने भी एक्सपेंसेस किए हैं, जब हम रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे ना, उनकी आबंदी में से उनके खर्चे, तो हमारे पास क्या आ जाता है, उनकी नेट इनकम आ जाती है, ठीक है। तो ये देखो सवाल में खुद गिवन है कि रेवेन्यू ड्यूरिंग द ईयर कितना है, वो क्या है, वो 10 लाख रुपीज़ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, वो लिख देंगे 10 लाख रुपीज़ हो गया है। और फिर क्या आगे लिखने क्या लिखा हुआ, एक्सपेंसेस कितने लिखे हुए हैं, वो 8 लाख रुपीज़ है, ठीक है ना, वो हम लिख देंगे। तो इसको माइनस करके तो हमारे पास क्या है, नेट इनकम की अमाउंट कितनी आ गई, हमारे पास 2 लाख रुपीज़ क्या होगी, हमारे पास नेट इनकम की, जिसको हम उर्दू में खालिस मुनाफा कहा जाता है, वो हमारे पास आ गया। देखो हम ये रेवेन्यू या सेल में से एक ही बात है, उसमें से बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस क्या आते हैं वो हमने माइनस कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए, और हमारे पास ये देखो खालिस मुनाफा आ गया। तो हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पर प्लस कर देंगे, मैंने कहा इसको प्लस किया जाता है। तो यहाँ पर क्या देखो कि देखो 2 लाख का मैंने यहाँ पर लगा दिया। और फिर कंट्रीब्यूटेड कैपिटल, देखो वो सवाल में खुद गिवन है कि कंट्रीब्यूटेड कैपिटल कितना है, वो 3 लाख रुपीज़ है, ठीक है। सवाल में ये खुद गिवन है, तो हमने क्या किया, 3 लाख रुपीज़ यहाँ पर लिख दिया है। अब ये देखो ये सुन, ये टोटल कितने हो गए, ये 6 लाख रुपया हो गए, जमा 3 हो गए, ये क्या हो गया, 9 लाख क्या हो गया, ये हमारे पास रुपीज़ टोटल हो गए, हमारे पास जो टोटल ओनर्स की इक्विटी की जो हमारे पास अमाउंट आ गई है, ठीक है। तो हमारे पास क्या गया, फार्मूले में जो टोटल एसेट का जो फार्मूला है वो यहाँ पर हमारे पास टोटल ओनर इक्विटी हमारे पास फाइंड हो गई है, ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, अब फिर आगे देखो लाइबिलिटीज़ है, देखो लाइबिलिटीज़ खुद सवाल में गिवन है, वो क्या है, 2 लाख रुपीज़ है, यानी पूरे साल के दौरान, ठीक है ना, एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी पूरे साल के दौरान जो है ना हमारे पास ये टोटल लाइबिलिटीज़ हमारे पास बन गई, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या की, वो आ गई है, ठीक है। अब हमें देखो हमारे पास टोटल लाइबिलिटीज़ भी आ गई, ओनर इक्विटी भी हमने खुद क्या किया, कैलकुलेट किया। हम इस फार्मूले में पुट करेंगे और हम क्या करेंगे, टोटल एसेट क्या करेंगे, वो हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दोबारा क्या करता हूँ, वो यहाँ पर लिख देता हूँ, टोटल एसेट्स है,
मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या आ गया, टोटल लाइबिलिटीज़ आ गई, ठीक है। और फिर क्या आ गया, टोटल ओनर्स इक्विटी, या मैं उसको ओनर्स इक्विटी में लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, टोटल लाइबिलिटीज़ क्या है ड्यूरिंग द ईयर, वो खुद सवाल में गिवन है, वो क्या है 2 लाख रुपीज़ है, ठीक है। जो जस्ट मैंने इस फार्मूले में उसको पुट करना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2 लाख रुपीज़ हो गया, ठीक है। और फिर क्या हो गया, ओनर्स इक्विटी, ये मैंने खुद क्या किया, देखो यहाँ पर कैलकुलेट मैंने खुद कर दिया है, वो किया है 9 लाख रुपीज़। अगर आपको समझ नहीं आया तो फिर वीडियो दोबारा देखें तो आपको फिर समझ आ जाएगी, ठीक है। 9 लाख रुपीज़ है। और ये उनका आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, मैं अगर कमेंट पढ़ता भी हूँ और रिप्लाई भी देता हूँ, ठीक है। और ये क्या होगी, 9 लाख क्या होगी, ये हमारे पास रुपीज़ आ गई, ठीक है। तो उसको अगर हम जमा करें तो ये क्या, तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास 11 लाख जो है ना वो क्या होगी, हमारे पास रुपीज़ आ गई है, ठीक है। ये यानी हमारे पास जो टोटल जो है ना वो क्या है, जो हमारे पास, तो हमारे पास जो टोटल गाइस एसेट्स जो है ना वो हमारे पास जो आ गए हैं, वो क्या आ गए, वो 11 लाख क्या आ गया, वो हमारे पास रुपीज़ आ गई। ये हमारे पास क्या हो गया, वो आंसर आ गया, ठीक है। देखो ऑप्शन में क्या गिवन है, 8 लाख है, 9 लाख है, और ये क्या लिखा हुआ है, आई थिंक सो ये 2 लाख है, ठीक है ना, ये 2 लाख है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि सी क्या होगा, वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है ना। वो क्या है, 11 लाख रुपीज़ है, ठीक है। हमने क्या किया, उसको सॉल्व किया, ठीक है। ये जो मैं क्लासेस में ऑफ़र कर रहा हूँ ना अकाउंट, वो उसमें पीपीसीबीएल की, तो उसके अंदर क्लासेस के अंदर मैं अकाउंटिंग भी मैं कवर करूँगा, बैंकिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, फाइनेंस भी मैं डिटेल के साथ कवर करूँगा, और साथ साथ मैं अकाउंटिंग भी क्या करूँगा, वो कवर करूँगा, क्योंकि सैम्पल पेपर में से ये सवाल अकाउंटिंग से पूछा गया, वो आपसे थ्योरी भी पूछ सकता है और मैथमेटिकल सवाल भी पूछ सकता है, जिस तरह ये आपने कैलकुलेशन वाला सवाल आप पूछा गया था, ठीक है। तो मैं क्लासेस में डिटेल में ये चीज़ें करवाऊँगा, ठीक है। गाइस नेक्स्ट सवाल ये पूछा था कि इन बैंक्स बैलेंस शीट ऑल टाइप ऑफ डिपॉजिट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड डैश एंड ऑल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड, ठीक है ना। तो ये जो उसने यहाँ पर जो आंसर दिया ना, ये भी वैसे गलत है, ठीक है, ये भी करेक्ट आंसर ये नहीं है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर डेशन क्या है यहाँ पर, तो ये लिखा हुआ है कि जो बैंक की बैलेंस शीट है ना, ऑल टाइप ऑफ डिपॉजिट प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है कि बैंक के पास जो है ना बेसिकली क्या है, अकाउंट जो उनके अकाउंट्स जो है ना वो क्या है, वो ऑफर करते हैं ना क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को, सॉरी। तो उसमें क्या हो गया, जैसे करंट अकाउंट हो गया, ठीक है ना, आपके पास क्या हो गया, सेविंग्स अकाउंट हो गया, ठीक है ना, आपके पास क्या हो गया, टर्म डिपॉजिट जो है ना वो क्या हो गया, वो अकाउंट हो गया, ठीक है, जिसके थ्रू क्या करते हैं, वो कस्टमर से पैसा लेते हैं, ठीक है ना। और क्या होता है, ये बैंक के पास पड़ा होता है। तो अब मुझे ये बताएं, ये जो पैसा अकाउंट में पड़ा होता है कस्टमर का, ये बैंक ने फ्यूचर में उठाना होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल उठाना होता है ना। तो ये बैंक की जिम्मे क्या है, ये बैंक के लिए क्या है, ये बैंक के लिए क्या है, ये लाइबिलिटीज़ है, बैंक की जिम्मे क्या है, ये कर्जा है, ठीक है। लाइबिलिटीज़ क्या कहते हैं, सिंपल अल्फाज में कि ये क्या है, कर्जा है, जिसको हम कहते हैं डेट्स भी कहा जाता है, DEPTS, ठीक है। तो जितने भी डिपॉजिट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है ना, जो बैंक ऑफर करती है अपने कस्टमर को, जैसे कि सेविंग्स अकाउंट हो गई, करंट अकाउंट हो गई, टर्म डिपॉजिट अकाउंट हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अकाउंट्स हो गए, तो वो सारे क्या हो जाते हैं, वो बैंक के लिए क्या है, ये सारी चीज़ें लाइबिलिटीज़ है, ठीक है। क्योंकि जो इन अकाउंट्स का जो पैसा, जो इन अकाउंट्स में जो पैसा पड़ा होता है ना बैंक के पास, वो बैंक ने फ्यूचर में लौटाना होता है। अब देखो करंट अकाउंट में जनाब बैंक ने, कस्टमर ने बैंक के पास पैसे रखवाए हैं, कस्टमर कभी भी है ना वो पैसे निकलवा सकता है, तो बैंक के लिए एब्लिगेशन है कि उन्होंने पैसे वापस देने हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या है, इन अकाउंट्स में जो पैसे पड़े हुए हैं, तो ये क्या है, बैंक के लिए क्या, ये लाइबिलिटी है, इसने इसको फ्यूचर में इसने लौटाना है, ठीक है। तो इसलिए जो डिपॉजिट प्रोडक्ट्स होते हैं वो बैंक के लिए क्या है, बेसिकली वो बैंक के लिए क्या है, लाइबिलिटी है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन में क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, वो लाइबिलिटीज आएगा, ठीक है, ये वाला आएगा। दूसरा क्या आ गया, एंड ऑल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, और बैंक ने जितनी भी इन्वेस्टमेंट की होती है। अब ये देखो सुन, जब बैंक क्या करता है, आगे लोन क्या करता है, एडवांस करता है, ठीक है ना, एडवांस करना लोन देना, टू एडवांस लोन्स, यानी आगे क्या करना, लोन्स देना। अब मुझे बताइए, जब बैंक आपको लोन देता है, तो अब मुझे ये बताइए, बैंक ने फ्यूचर में प्रिंसिपल अमाउंट भी लेनी है कि नहीं लेनी, बिल्कुल इसने लेनी है, और इसने क्या करना है, इसके ऊपर इंटरेस्ट भी लेना है कि नहीं लेना, बिल्कुल जो है इसने इंटरेस्ट भी लेना है। तो ये बैंक के लिए क्या है, जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स है, इसने कोई आगे लोन्स दिए हुए हैं, या बैंक ने कोई क्या किया हुआ है, उन्होंने उसमें कोई शेयर्स इसने कोई ख़रीदे हैं, ये भी हो सकता है, इसने बैंक में कोई कंपनी में उसमें से बैंक ने कोई शेयर खरीदे हुए हैं, ठीक है। तो ये सारे जो इन्वेस्टमेंट है, ये कंपनी के लिए क्या है, वो एसेट्स है,
ठीक है। क्योंकि जो अच्छा जो इसने जो बैंक ने आगे जो लोन दिया हुआ है ना लोगों को, तो इसने क्या करना है, बैंक ने फ्यूचर में लोगों से वो पैसे वापस लेने हैं कि नहीं लेना है, इंटरेस्ट भी लेना है, प्रिंसिपल अमाउंट लेनी है। तो ये बैंक इन्वेस्टमेंट जो प्रोडक्ट्स होती है ये बैंक के लिए क्या हो जाती है, ये बैंक के लिए क्या है, बेसिकली ये एसेट्स है। ठीक है। और बैलेंस शीट में ये कहाँ पर लिखी जाती है, उनको एसेट साइड में क्या हो जाती है, वो लिखी जाती है। और जो डिपॉजिट प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो कहाँ पर लिखी जाती है, वो बैलेंस शीट में क्या है, वो बैंक के लाइबिलिटी साइड पे क्या हो जाती है, वो लिखी जाती है। ठीक है स्टूडेंट। बैंक ने जो ना अगर शेयर्स किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं तो जाहिर है फिर बैंक को क्या मिलेगा, बैंक को डिविडेंड नहीं मिलेगा, क्योंकि बैंक उस कंपनी में शेयर होल्डर है, तो बैंक को इसके बदले में क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा ना। ठीक है ना। तो अल्टीमेटली क्या हो जाती हैं, ये जो इनकी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स होती है वो कंपनी के लिए, बैंक के लिए क्या हो जाती है, वो एसेट्स ही होती है, क्योंकि उस इनके ऊपर उनको क्या मिल रहा है, रिटर्न क्या होता है उनको, इसके ऊपर उनको मिल रहा होता है इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट जो उनके हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट सवाल जो है ना ये भी बैंकिंग से ही पूछा गया है, प्रीवियस सवाल भी बैंकिंग से रिलेटेड था और ये भी है। इन बैंकिंग प्रैक्टिसेस ऑन द डेथ ऑफ एन अकाउंट होल्डर द अकाउंट इज इमीडिएटली मार्क्ड एज ऑप्शन ए डोरमेंट, ऑप्शन बी ब्लॉक्ड, ऑप्शन सी डिसीज्ड और ऑप्शन डी इनवैलिड। इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या है, वो आपका डिसीज्ड है। ठीक है। जैसे भी कोई अकाउंट होल्डर जो है ना वो उनकी डेथ हो जाती है ना, ठीक है, तो उसको क्या किया जाता है, उसको सीधा क्या, उसको अकाउंट को मार्क कर लिया जाता है कि ये क्या हो गया, ये डिसीज्ड क्या है, ये हमारे पास अकाउंट है। ठीक है। उसको क्या किया जाता है, उसको मार्क किया जाता है, यानी मतलब क्या है, उसको नाम दिया जाता है। ठीक है। कि ये हमारे पास क्या, कि एक डिसीज्ड अकाउंट बन गया। ठीक है। और फिर क्या हो जाता है, ये क्या हो जाता है, उसके अंदर जो फंड वगैरह होते हैं वो तब तक क्या हो जाते हैं, वो फ्रीज कर लिए जाती हैं। ठीक है। जब तक क्या है कि आप लीगल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस ना करें, अगर आपने किसी और नाम पे जो है ना वो अकाउंट ट्रांसफ़र करनी है तो आपने ज़ाहिर है फिर अपने जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हो गए, डेथ सर्टिफिकेट वगैरह चीज़ें, वो फिर आपने प्रोड्यूस करनी होती है। ठीक है। और फिर किसी और ना बंदे के नाम पे वो ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है। तो जब तक आप उनको ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं करते तब तक अकाउंट वो क्या हो जाता है, वो डिसीज्ड अकाउंट डिक्लेयर कर लिया जाता है। ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन डी है। ठीक है। और बाकी जो डॉर्मेंट होता है या इनएक्टिव होता है वो किसकी वजह से होता है, देखो स्टूडेंट, जब आप क्या हो जाते हैं एक साल के दौरान ना, ठीक है, इसमें जब आप कोई अपने बैंक में कोई ट्रांजैक्शन नहीं करते, ठीक है, मनी भेजना या रिसीव करना, ठीक है, एक साल में, तो आपको क्या, आपका जो अकाउंट होता है ना उसको क्या किया, उनको डॉर्मेंट या उनको इनएक्टिव क्या हो जाता है, वो डिक्लेयर कर लिया जाता है। ठीक है। फिर आप बैंक के पास जाते हैं या फिर उनको एक्टिव करवाते हैं। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। या फिर जो है ना ये ब्लॉक्ड अकाउंट होते हैं। ठीक है ना। ब्लॉक्ड अकाउंट किस वजह से हो जाते हैं, उसमें जो आपके जो फंड्स होते हैं ना, जो ब्लॉक अकाउंट होते हैं उसमें जो आपके जो फंड होते हैं ना उनको बेसिकली क्या हो जाता है, उनको रिस्ट्रिक्ट कर लिया जाता है। ठीक है। जब किसी का अकाउंट क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, इसका मीन्स कि उनके वहाँ पर जो फंड्स पड़े हुए हैं ना उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। वो कोई भी जो है ना वो रीज़न हो सकती है। ठीक है। कोई लीगल जो है ना वो इशू हो सकती है, कोई सिक्योरिटी रीज़न भी हो सकती है। ठीक है। कि बैंक क्या करता है, उनके अकाउंट को वो ब्लॉक कर लेता है। ठीक है। यानी वो फंड वगैरह विड्रॉ वगैरह नहीं कर सकते, चाहे वो किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए हो, ठीक है ना, या वो किसी खास स्पेसिफिक पर्पस के लिए उस फंड को यूटिलाइज नहीं कर सकता है। ठीक है। तो हम कहते हैं जब उन्होंने बैंक ने अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है तो इसका मतलब क्या है कि उन्होंने जो इसके अंदर फंड्स पड़े हुए हैं उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, उनको विड्रावल को जना उसने रिस्ट्रिक्ट जना क्या किया, वो कर दिया किसी खास किसी स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए। ठीक है, हो गया डिस्टेंस। और डॉर्मेंट का तो सिंपल ये मतलब है कि अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है बैंक में पूरे एक साल के दौरान, ठीक है ना, भेजे हैं पैसे, ना कोई रिसीव किया अपने अकाउंट के थ्रू, तो बैंक आप अकाउंट को क्या करता है, उसको मार्क कर लेता है, उसको डॉर्मेंट या उसको इनएक्टिव मार्क कर लेता है। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आप माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट एग्रीकल्चर से ये पूछा गया है सैम्पल पेपर में सवाल कि विच इज़ नॉट अ सब सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, पोल्ट्री है, फिशरी है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रैक्टर है और फॉरेस्ट्री है। गाइस आप याद रखिएगा क्या कि एग्रीकल्चर के क्या है सब सेक्टर जो है ना वो कौन कौन से हैं, ये आप पूरा सुन लीजिएगा। ठीक है। इसमें बेसिकली क्या है, उसके अंदर क्रॉप्स आती हैं, ये उनका क्या है सब सेक्टर है। ठीक है। फिर इनके अंदर क्या आ जाती है, जो आपका जो है ना वो फिशिंग है। ठीक है ना। फिर क्या आ जाती है, फॉरेस्ट्री आ जाती है। ठीक है। और फिर क्या आ जाती है, लाइव स्टॉक आ जाता है। ठीक है। लाइव स्टॉक आ जाता है। अच्छा ठीक है। अब जो यहाँ पर जो पोल्ट्री है ना, पोल्ट्री वो इसके अंदर ही आते हैं, लाइफ स्टॉक के अंदर ही क्या होता है, पोल्ट्री आ जाती है। फिशरीज जो हो गया, फॉरेस्ट्री है और क्रॉप्स है, ये क्या है इनके एग्रीकल्चर सेक्टर के जो है बेसिकली क्या है, ये आपके चार क्या है सब सेक्टर्स है। ठीक है। और फिर एक और याद रखो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इकोनॉमी के हवाले से। ठीक है। इकोनॉमी के हवाले से याद रखो कि आपकी क्या है,
जो इकॉनमी है ना ये 3 सेक्टर, बड़े सेक्टर में क्या है वो डिवाइडेड है, ठीक है, पाकिस्तान की। एक है क्या है, इसको सर्विस सेक्टर है, ठीक है, सर्विस सेक्टर। फिर एक है आप दूसरा है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है, ठीक है, और तीसरा है आपका इंडस्ट्रियल क्या है आपका सेक्टर है, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर। जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रैक्टर, वो इस इंडस्ट्री के अंदर आती है, ठीक है, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर क्या है वो आती है, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह चीज़ें, ठीक है। अच्छा जी, अब याद रखिएगा कि इसमें जो अच्छा इनको क्या कहा जाता है, उनको प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है, ठीक है ना, ये याद रखो, इट इज़ कॉल्ड एज प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी कहा जाता है, ठीक है। और फिर आपकी आ जाती है प्रोडक्शन आ जाती है, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, प्रोडक्शन की जाती है, वो आपकी इंडस्ट्रियल सेक्टर में आता है, उसको कहा जाता है सेकेंडरी, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है। अच्छा जी, अब सर्विस सेक्टर को क्या कहते हैं, उसको टर्सरी क्या होता है, सर्विस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है, ठीक है, TERTIARY, टर्सरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, कोई चीज़ें प्रोडक्शन नहीं की जाती, रादर क्या हो जाती है, इस सेक्टर में सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। जैसे आपका क्या हो गया एजुकेशन, क्या ये सर्विस सेक्टर है, इसको टर्सरी सेक्टर कहा जाता है। आपका जो है हॉस्पिटल है, ये क्या है, इसको टर्सरी सेक्टर कहा जाता है, यानी ये क्या है, एक सर्विस सेक्टर है। फिर क्या आपका जो इंटरटेनमेंट है, ठीक है ना, मूवीज़, मीडिया है, इसको क्या है, इसको टर्सरी सेक्टर कहा जाता है ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। बाकी आपका जो रिटेल बिजनेस है, ये रिटेल बिजनेस क्या है, सिर्फ क्या करना, प्रोडक्ट्स को सेल करना, ठीक है, यानी मैन्युफैक्चर करना नहीं, बल्कि जस्ट क्या करना, प्रोडक्ट्स को सेल करना, सेलिंग करना, तो वो भी क्या हो जाती है, वो टर्सरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के अंदर क्या है, वो आपकी इस कैटेगरी में फॉल करती है, ठीक है। एजुकेशन हो गया, हेल्थ मैंने बता दिए सेक्टर हो गया, ठीक है, इंटरटेनमेंट हो गया, ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, वो भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है बैंकिंग सेक्टर, तो वो भी क्या आपकी टर्सरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के अंदर आती हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। हमारा लास्ट MCQs है, ठीक है, इस सैम्पल पेपर का। अकॉर्डिंग टू प्रूडेंशियल रेगुलेशन फॉर एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग बाय SBP, फोर्स्ड सेल वैल्यू मीन्स, ठीक है। तो डेयर सुन, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है फोर्स सेल वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर क्या है, अच्छा जी, पहले आप लिखो कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है प्रूडेंशियल रेगुलेशंस है, ठीक है ना, प्रूडेंशियल, हाँ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रूडेंशियल रेगुलेशन, ठीक है ना, ये बेसिकली क्या है, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से किया है, SBP की तरफ से, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक है, ठीक है, जो कि आपके पूरे बैंकिंग सेक्टर को क्या करता है आपका, वो उनको रेगुलेट करता है, कौन करता है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो बाकी जो बैंक्स हैं ना, उनके लिए बेसिकली क्या एक रूल्स है, एक रेगुलेशन है, एक गाइडलाइंस है, ठीक है, कि बैंक्स ने उनको फॉलो करना होता है, ठीक है। मिसाल के अगर इसने किसी को लोन देना होता है, तो इसने पूरे अपने कस्टमर की जो वो क्रेडिबिलिटी वगैरह चेक करनी होती है, क्रेडिट वर्थनेस चेक करनी होती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स क्या होते हैं उन्होंने फॉलो करने होते हैं, जो SBP उनको बताता है, ठीक है। और ये जो गाइडलाइंस की जो ना वो उनको क्या कहते हैं, उनको प्रूडेंशियल रेगुलेशन क्या होता है उनको कहलाता है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं प्रूडेंशियल सेल वैल्यू क्या है, एस्टिमेटेड प्राइस एट विच एन एसेट वुड सेल इफ सेल्स वर कंडक्टेड अंडर प्रेशर या स्ट्रेस्ड, सॉरी, डिस्ट्रेस्ड सर्कमस्टांसेस। अब यहाँ पर देखो डियर सुन, जो यहाँ पर जो फोर्सेज होती है ना, ये बेसिकली क्या हो जाती हैं, ये आप क्या करते हैं, बहुत जल्दी में करते हैं, ठीक है ना, क्विकली क्या करते हैं, आप कोई चीज़ क्या करते हैं, सेल करते हैं, आप जैसे उनको क्या करते हैं, आप उनको ऑक्शन करते हैं, ठीक है। यानी आपको बहुत ज़्यादा सोच और विचार को के लिए वो नहीं होता टाइम, वो आप नहीं कर सकते, ठीक है, कि आप जन इसके लिए बेस्ट क्या करें, बायर क्या करें, वो ढूंढे ताकि आप वो आपको अच्छी प्राइस पे आप कोई चीज़ सेल कर सके, नहीं, आपको बेसिकली कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं, ठीक है, कि आपको क्या करते हैं, आपको जल्दी क्या होते हैं, कोई चीज़ क्या करते हैं, आप एसेट को बेचते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर क्या, अगर हम कंपनी की बात करते हैं, ठीक है ना, कंपनी क्या है, उनको पास क्या आ जाती है, क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होते हैं, जिन्होंने कंपनी को पैसा दिया होता है, वो कंपनी के क्रेडिटर कहलाते हैं, ठीक है, सिंपल इज दैट। तो अब क्या हो जाता है, क्रेडिटर क्या करते हैं, कंपनी को क्या करते हैं, वो इनको क्या कहते हैं कि आप अपनी पैसे वापस लौटा दें, वरना हम आपके खिलाफ, क्रेडिटर कंपनी को कहते हैं, हम आपके खिलाफ क्या करते हैं, कोर्ट में क्या करते हैं, वो हम आपके खिलाफ चले जाएंगे। तो अब क्या करते हैं, ये एक अर्जेंसी की सिचुएशन है, कंपनी क्या करती है, वो जल्दी जल्दी क्या करती है, वो एसेट को बेच देती है,
ठीक है। और वो क्या करती है, उनसे पैसे रिकवर करके वो क्या है उनको क्रेडिटर को पे करती है, ठीक है। तो वो जो ये इसको इस जो उन्होंने जल्दी में जो एसेट बेच के जो उन्होंने पैसे रिकवर किए हैं, पैसे लिए हैं, उनको बेसिकली इनको फोर्स सेल वैल्यू कहा जाता है, ठीक है। और ये मैंने क्या लिखा, ये हमेशा क्या हो जाती है, लोअर देन मार्केट वैल्यू। वो मार्केट वैल्यू से हमेशा क्या होती है, वो कम होती है, क्योंकि आप ज़्यादा सोचते नहीं हैं, आप क्विकली क्या करते हैं, चीज़ों को बेचते हैं और जस्ट पैसे रिकवर करते हैं। आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आप कोई फेस कर रहे हैं, जहाँ आपको बड़ा इमीडिएट कैश चाहिए, जल्दी कैश चाहिए, तो आप जल्दी जल्दी एसेट को जो है ना वो बस ऑक्शन करके बेच देते हैं और पैसे बस क्या करते हैं, वो आप रिकवर करते हैं, ठीक है। तो ये बात है, इसको फोर्स सेल कहा जाता है, या उसको जो आप वैल्यू रिकवर करते हैं, जो आपको वैल्यू मिलती है उस एसेट को बेच के, उसको फोर्स सेल वैल्यू कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी डेशन यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है ना। कैन बी obtained बाय सेलिंग द मॉर्गेज और प्लेज्ड एसेट, ठीक है, अंडर फोर्स या स्ट्रेस सेल कंडीशन। तो ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाते हैं, मॉर्गेज जो एसेट की वो बात कर रहे हैं ना, ठीक है ना, मॉर्गेज्ड, ठीक है ना, या मॉर्गेज्ड या प्लेज्ड, ठीक है ना, प्लेज्ड एसेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी वो बैंक्स की परस्पेक्टिव में ये बात कर रहा है, ठीक है, जो आपसे एमसीक्यूज ने पूछा है। तो आप देखो दोस्तों, जब बैंक आपको कोई लोन देती है ना, तो आप क्या करते हैं, कोई ना कोई चीज़ आपसे क्या करते हैं, एज ए गिरवी के तौर पर क्या करते हैं, वो आपसे रखवाती है। इसको हम क्या कहते हैं, एज ए सिक्योरिटी के तौर पर किया है, या इसको हम कहते हैं कोलेटरल के तौर पर किया है। इसको टेक्निकली सिक्योरिटी कहा जाता है, या एज ए कोलेटरल के तौर पर किया है, वो आपसे रखवाती है, ठीक है, ताकि कल को अगर इस बंदे को जिसको मैं लोन दे रहा हूँ उसने मुझे लोन रिटर्न नहीं किया है, तो मैं इन जो क्या करते हैं, जो मैंने गिरवी चीज़ें रखवाई है, वो क्या कहते हैं, वो एसेट ही होती है, ठीक है। तो मैं उनको बेच के उनको डिस्पोज ऑफ करके मैं अपने पैसे क्या करूँ, वो रिकवर कर दूँ, ठीक है। तो ये होता है। तो अब देखो दोस्तों, अगर कंपनी के अगर बैंक क्या करती हैं, इनको लोन देती हैं, अगर कोई वो फिक्स एसेट है, जैसे कोई लैंड है, वो क्या करते हैं, गिरवी रखवाते हैं, तो उसको मॉर्गेज कहा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर बैंक क्या करते हैं, जब कोई लोन देती है अपने कस्टमर को और वो इनसे कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, लैंड क्या है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये क्या है, इसको इमूवेबल क्या है, उसको प्रॉपर्टी कहा जाता है, ठीक है। और कोई कोई क्या हो गई, कोई गुड्स हो गए, ये क्या हो जाता है, मूवेबल प्रॉपर्टी होती है ना, एक जगह से दूसरी जगह आप कैरी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर वो आपसे कोई मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है सिक्योरिटी के तौर पर रखवाते हैं, उसको हम प्लेज कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या करती हैं बैंक, क्या करती हैं कि अगर वो उनको बहुत स्ट्रेस या प्रेशर कंडीशन में क्या करते हैं, वो अपने इस एसेट को जो उन्हें गिरवी रखवाई होती हैं, जब उनको बेचती हैं बड़ा जल्दी में, क्विकली, अंडर प्रेशर या स्ट्रेस कंडीशन में, तो वो जो वैल्यू उनको जो है ना वो क्या होती है, उसे मिलती है, उनको बेसिकली क्या, उनको फोर्स सेल वैल्यू बेसिकली क्या है, वो कहा जाता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में इतना ही है। हमने पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का जो सैम्पल पेपर है, जिसमें बैंकिंग है, एग्रीकल्चर है और फाइनेंस का तो यहाँ पर नहीं आया था, वो एक अकाउंटिंग से रिलेटेड सवाल पूछा था, ठीक है। तो वो हमने किया कि इस वीडियो में हम इसको कवर किया डिटेल से, ठीक है। आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप क्लासेस में इंटरेस्टेड है तो आप जना व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप जना कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और बकिया जना आप डिटेल जना वो ले सकते हैं टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से, ठीक है। सुनने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।